सोफे पर बैठी एक 4-5 वर्ष की छोटी बच्ची अपनी किताब में डूबी थी। तभी घर के मेन डोर की बेल बजती तो वो किताब को सोफे पर ही रखकर मेन डोर की तरफ दौड़ कर गई। वो डोर खोलती है तो सामने उसके पापा और एक अनजान औरत लाल जोड़े में खड़ी थी। उन दोनों के गलों में फूलों की एक एक माला लटक रही थी। बच्ची अपने पापा को सामने देखते ही उनसे लिपट गई। पापा, ये आंटी कौन है? आपने कहा था जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए मम्मी लेकर आऊंगा, लेकिन पापा मम्मी तो कहीं नहीं दिख रही हैं। क्या वो छुपकर मुझे सरप्राइज देना चाहती हैं? वो जरूर बाहर कार में बैठी होंगी, मैं अभी उन्हें खींच कर लाती हूँ। ये कहते हुए वो छोटी बच्ची बाहर खड़ी कार की ओर भागने को हुई कि तभी उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। भूमि, रुको बेटा, सुनो, ये जो आंटी हैं यही तुम्हारी नई मम्मी हैं। मैं इन्हें ही लेने गया था। पापा ने भूमि को समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, ये मेरी मम्मी नहीं है। भूमि ने गुस्से में अपने पापा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, नई मम्मी नाराज हो जाएंगी। ये मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल तुम्हारी उस मम्मी की तरह। अब से ये ही तुम्हारी देखभाल करेंगी, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार भी करेंगी। भूमि के पापा ने भूमि के छोटे छोटे टमाटर जैसे गालों को अपने दोनों हाथों से छूते हुए कहा। उनकी आंखें भी आंसुओं से डबडबा गई थीं। अभी 2 महीने पहले की ही तो बात है, जब भूमि की मम्मी संजना स्कूटी से मार्केट गई हुई थी। भूमि अपने स्कूल में थी और उसके पापा राजीव ऑफिस में। तभी मार्केट से लौटते वक्त एक तेज रफ्तार कार संजना को टक्कर मारकर चली गई। उस एक्सीडेंट में संजना की मौके पर ही मौत हो गई और देखते ही देखते वो हंसता खेलता परिवार वीरान हो गया। इतनी छोटी उम्र में ही भूमि अपनी मां से बिछड़ गई और तभी से वो गुमसुम रहने लगी। अक्सर भूमि मम्मी से मिलने की जिद करके रोने लगती तो राजीव उसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर चुप कराते और खुद भी अकेले में जाकर फफक फफक कर रो पड़ते। घर की जिम्मेदारियों और काम के बोझ ने उन्हें दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। हेलो बेटा, क्या आप मुझसे नाराज हो? क्या आपको नई मम्मी पसंद नहीं आई? लाल जोड़े में सजी आंटी ने भूमि की ओर झुकते हुए पूछा। तभी भूमि नाराज होकर भागते हुए अपने कमरे में चली गई और सोफे पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। भूमि, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? क्या वो मुझसे नाराज है? भूमि की नई मम्मी प्रिया भूमि के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली। भूमि सोफे पर पड़ी बस रोए जा रही थी। जब प्रिया ने प्यार से उसका सिर सहलाया तो उसे उसकी मम्मी की याद आ गई। वो भी इसी तरह से अक्सर उसका सिर सहलाया करती थी। उसे महीनों बाद मम्मी जैसा दुलार मिला था। उसका कोमल हृदय तुरंत पिघल गया और वो प्रिया से लिपट गई। तभी प्रिया की बड़ी बड़ी नीली आंखें दीवार पर टंगी संजना की तस्वीर पर जाकर टिक गईं। प्रिया संजना की तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे संजना की तस्वीर उसे गुस्से से घूर रही हो। देखते ही देखते संजना की आंखें खून जैसी लाल होने लगीं और उसका खूबसूरत चेहरा भयानक होने लगा। फिर उसकी तस्वीर से खून टपक टपक कर फर्श पर फैलने लगा। प्रिया डर से कांप उठी। उसे लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए उसने एक बार अपनी आंखें जोर से बंद करके वापस खोली तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। दीवार पर लगी संजना की खूबसूरत तस्वीर मुस्कुरा रही थी और फर्श पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। आधी रात हो गई थी। पूरे शहर में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि आज शाम से ही शहर की बिजली कहीं गुम हो गई थी। दूर कहीं शहर के आवारा कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। प्रिया और राजीव अपने कमरे में बेड पर सोए हुए थे। उन दोनों ने एक सफेद चादर ओढ़ रखी थी। कमरे में नाइट लैंप का धीमा प्रकाश फैल रहा था और टेबल पर रखी एक डिजाइनर अलार्म घड़ी ने अभी अभी रात्रि के 12 बजाए थे। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा बाहर से जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे अकेले उस कमरे में बहुत डर लग रहा है। मुझे आप लोगों के साथ सोना है। दरवाजे के उस ओर से भूमि की आवाज आ रही थी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोल रही थी और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच में बहुत डरी हुई हो। दरवाजा खटखटाने की आवाज से प्रिया की नींद खुल गई थी, किंतु राजीव अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। प्रिया ने एक बार सोते हुए राजीव की ओर देखा, फिर उठकर बैठ गई। दरवाजे पर अब भी दस्तक हो रही थी और दरवाजे के उस ओर से वही शब्द गूंज रहे थे। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे अकेले उस कमरे में बहुत डर लग रहा है। मुझे आप लोगों के साथ सोना है। प्रिया को लगा कि शायद भूमि को कोई बुरा सपना आया है, इसलिए वो डर कर दरवाजा खटखटा रही हैं। उसने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूमि का कमरा बिल्कुल उसके कमरे के सामने ही था। वो भूमि के कमरे की ओर जाने लगी।
उसने खिड़की से कमरे के भीतर झांक कर देखा तो प्रिया अपने बेड पर बड़े आराम से सो रही थी। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका प्रिया को छूते हुए निकला और इसी के साथ उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट हुई। चली जा मेरे घर से, चली जा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान औरत बड़े ही गुस्से में बोल रही हो। जैसे ही प्रिया के कानों से यह फुसफुसाहट टकराई, वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी, किंतु उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए उसके दिमाग में ये अजीब से विचार आ रहे हैं। वो पलटकर अपने कमरे में चली गई। उसने जब कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए धक्का दिया तो वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, जैसे दरवाजे को किसी ने बड़ी ताकत से जकड़ रखा हो। वो काफी देर तक दरवाजे को बंद करने की नाकाम कोशिश करती रही, पर दरवाजा वैसे की वैसे ही अटका रहा। जब वो जोर आजमाइश करके थक गई और अपने हाथ दरवाजे से हटाए तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। दरवाजे की कुंडी भी अपने आप ही लग गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत ये सब कर रही हो। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी, पर उसने राजीव को बिना कुछ बताए ही उसके पास जाकर लेट गई। राजीव अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वो बहुत देर तक लेटे लेटे कमरे में इधर उधर देखती रही और बार बार करवटें बदलती रही। इस घटना ने उसकी आंखों से जैसे नींद उड़ा दी थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए कमरे की दीवारों और छत को ताक रही थी। तभी टेबल पर रखा नाइट लैंप टेबल से खिसक कर नीचे फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया, जैसे किसी ने नाइट लैंप को टेबल से उठाकर फर्श पर पटक दिया हो। अब कमरे में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया था, इतना गहरा और काला अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ ना सूझे। अब प्रिया की धड़कनें डर से बढ़ने लगी थी। उसे ये यकीन होने लगा था कि अब तक वो जिसे अपने मन का वहम समझ रही थी, वो उसका वहम नहीं बल्कि सच था। वो उठकर बेड पर बैठ गई। उसने राजीव का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। राजीव, राजीव उठो, उठो प्लीज। राजीव तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा इधर उधर हिलाया डुलाया, फिर करवट बदल ली। प्रिया बहुत डरी हुई थी और ऊपर से कमरे में भयानक अंधेरा छाया हुआ था। वो जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करने के लिए उसका स्विच दीवार में टटोलने लगी। अचानक उसे अपने सिर पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे बेड पर बैठा उसके बालों को बड़े प्यार से सहला रहा हो। उसका शरीर डर से कांपने लगा। तभी उस अनजान हाथ ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और जोर से खींचने लगा। वो हाथ उसके बालों को इतनी ताकत से नोच रहा था कि जैसे वो उसके बालों को उसके सिर से उखाड़ लेना चाहता हो। प्रिया दर्द से बिलबिलाकर जोर से चीखने को हुई कि तभी उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो पूरा जोर लगाकर चीख रही थी, पर उसकी आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी राजीव की नींद खुल गई। प्रिया, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? क्या तुमने कमरे की लाइट ऑफ की है? राजीव की आंखें खुलते ही उस हाथ ने प्रिया के बालों को छोड़ दिया और इसी के साथ उसके गले में अटकी उसकी आवाज तेजी से चीख के रूप में बाहर आई। कमरे में कोई है राजीव, कोई मेरे बालों को पकड़कर जानवर की तरह नोच रहा है, प्रिया ने रोते हुए कहा। तभी राजीव ने कमरे की लाइट्स ऑन की। उसने कमरे में इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसकी हालत देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा कि प्रिया बेड पर अपना सिर पकड़े बैठी रो रही हैं और उसके आसपास कुछ बाल पड़े हुए हैं जो शायद उसी के थे। फिर उसकी नजर फर्श पर पड़े उस इलेक्ट्रिक लैंप पर गई जिसके कई टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसे भी यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने प्रिया को लपक कर अपने गले से लगा लिया। वो अभी भी सिसक रही थी। शांत हो जाओ प्रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजीव ने अपने गले से लगी प्रिया की पीठ को सहलाते हुए कहा। शाम हो गई थी। राजीव अभी अभी ऑफिस से घर आया था। उसने आते ही प्रिया से पूछा, हॉस्पिटल गई थी चेकअप कराने? राजीव ने किचन में काम कर रही प्रिया से आवाज लगाकर पूछा। किचन उनके बेडरूम से अटैच में बना हुआ था। आज सुबह जब राजीव ऑफिस के लिए निकल रहे थे तभी से प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो बार बार उल्टियां कर रही थी और सिर में भी तेज दर्द हो रहा था। जब राजीव ने उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा तो उसने राजीव को जिद करके ऑफिस भेज दिया था। उसने राजीव से कहा था कि वो भूमि को स्कूल छोड़ने के बाद चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी। तभी प्रिया किचन से कॉफी का ट्रे लेकर बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। उसने ट्रे से कॉफी का कप उठाकर सोफे पर बैठे राजीव के हाथों में थमाते हुए कहा, गई थी? क्या कहा डॉक्टर ने? राजीव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। यही कि हमारी फैमिली 3 से 4 होने वाली है और भूमि के साथ खेलने वाला एक नन्हा मेहमान आने वाला है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सच में? ये सुनते ही राजीव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने प्रिया से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल,
आप दूसरी बार बाप बनने वाले हैं, प्रिया ने कहा। इसी बीच किचन से किसी बर्तन के गिरने की तेज आवाज आई। प्रिया ने किचन में जाकर देखा तो नीचे फर्श पर दाल बिखरी पड़ी थी और प्रेशर कुकर अलग पड़ा था। ये देखकर प्रिया को बड़ा ही अजीब लगा। फिर वो फर्श पर फैली दाल को साफ करने लगी। उसने प्रेशर कुकर उठाकर देखा तो भौचक्की सी उसे देखती ही रह गई। प्रेशर कुकर की तली पूरी तरह से बाहर आ गई थी। उस रात प्रिया घर पर बिल्कुल अकेली थी। राजीव ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे और भूमि अपनी नानी के घर यानी कि राजीव की पहली पत्नी संजना के घर स्कूल की छुट्टियां बिताने गई हुई थी। वो डिनर करने के बाद अपने बेडरूम में बैठकर टीवी देखने लगी। ऐसा पहली बार था कि वो इस घर में अकेले रात बिताने वाली थी। ये सोचकर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो टीवी पर कोई साउथ इंडियन मूवी देख रही थी कि तभी कमरे की लाइट्स अपने आप ही बुझ गई और साथ ही टीवी भी ऑफ हो गया। अब कमरे में अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बंद हुआ टीवी फिर से ऑन हो गया और उस पर एक खूबसूरत महिला मुस्कुराते हुए दिखी। प्रिया ने उस खूबसूरत महिला को ध्यान से देखा तो उसका पूरा शरीर डर से थर थर कांपने लगा। वो संजना थी, राजीव की पहली पत्नी। देखते ही देखते संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे गुस्से से भरने लगा था। उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख लाल हो गई थीं। डर से प्रिया के हाथ पांव फूलने लगे थे। वो बेड पर इधर उधर अपना मोबाइल खोजने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसका मोबाइल फोन उसके हाथों में थमा दिया हो। उसने कांपती हुई उंगलियों से मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। उसने फ्लैशलाइट की रोशनी में सामने देखा तो डर के मारे उसके शरीर का पूरा खून जमने लगा। संजना वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसके सामने। ये देखकर प्रिया दरवाजे की तरफ भागी। तभी पीछे से संजना ने उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे के सामने लाकर बोली, मैंने कहा था ना तुझसे कि यहां से चली जा, लेकिन तू नहीं मानी। तूने मेरे पति और बच्ची को मुझसे छीन लिया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैं तेरे पेट में पल रहे तेरे बच्चे को तुझसे छीन लूंगी। ये कहते हुए उसने प्रिया का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया, जिससे उसका दम घुटने लगा और आंखें बाहर आने लगीं। उसकी सांसें थमने लगी। वो खुद को उससे छुड़ाने के लिए किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। तभी उसने प्रिया को हवा में उछाल दिया और वो सीधे पेट के बल कमरे की फर्श पर जा गिरी। फिर अचानक से कमरे की लाइट्स ऑन हो गई और संजना का वहां कोई नामो निशान नहीं था। प्रिया के पेट में भयानक दर्द हो रहा था। वो अपने पैरों पर उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने फर्श पर खिसकते खिसकते अपना मोबाइल फोन उठाया और राजीव को कॉल करने लगी। जो नंबर आपने डायल किया है वो पहुंच से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। मोबाइल से ऐसी आवाज आई। प्रिया ने कई बार राजीव को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो उसका नंबर डायल करती दूसरी तरफ से सिर्फ वही जवाब मिलता। वो पूरी रात फर्श पर पड़ी दर्द से तड़पती रही। सुबह के लगभग 4:30 बजे राजीव का फोन आया। हेलो प्रिया, तुम ठीक तो हो? तुमने रात में मुझे कई बार कॉल की थी। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काफी वीक था, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई। दूसरी तरफ से राजीव काफी परेशान होकर बोल रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब है राजीव, तुम जल्दी से घर आओ। प्रिया ने दर्द भरी आवाज में सिसकते हुए कहा। क्या हुआ तुम्हें प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? राजीव ने घबराते हुए पूछा। यहाँ आ जाओ, सब कुछ बताती हूँ। ये कहते हुए प्रिया ने फोन कट कर दिया। हॉस्पिटल के वार्ड में एक स्ट्रेचर पर प्रिया आंखें बंद किए लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर उसकी जांच कर रही थी। वार्ड के बाहर बेंच पर राजीव और उसका दोस्त विनय बैठे थे। राजीव अपना माथा पकड़े बैठा कुछ सोच रहा था। वो बार बार वार्ड के दरवाजे की तरफ देख रहा था। शायद वो डॉक्टर के दरवाजे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वो उनसे प्रिया का हालचाल पूछना चाहता था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तभी लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर निकली तो राजीव और विनय उनके सामने जाकर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब, प्रिया कैसी हैं? राजीव ने लेडी डॉक्टर से धीमी आवाज में पूछा। अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। सॉरी, आप लोग उनसे अंदर जाकर मिल सकते हैं, लेडी डॉक्टर ने राजीव से कहा और दूसरे वार्ड की ओर बढ़ गई। राजीव और विनय दोनों तेज कदमों से वार्ड के भीतर चले गए। प्रिया आंखें बंद किए चुपचाप स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। प्रिया, तुम ठीक हो? राजीव प्रिया के पास आकर बोला। उसके बगल में उसका दोस्त विनय भी खड़ा था। राजीव को अपने सामने खड़ा देखते ही प्रिया फुट फुट कर रो पड़ी। वो उठकर उसके गले लगकर खूब रोना चाहती थी, पर राजीव ने उसका कंधा पकड़कर उसे स्ट्रेचर पर ही लेटे रहने को कहा। लेटी रहो प्रिया, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। उसने हमारे होने वाले बच्चे को मार दिया राजीव, और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी।
उस रात उसने खुद मेरे सामने आकर मुझसे ये बात कही। वो नहीं चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूं। प्रिया ये सब रोते हुए बोल रही थी। किसने कहा प्रिया? तुम किसकी बात कर रही हो? राजीव ने बड़े आश्चर्य से प्रिया की ओर देखते हुए पूछा। राजीव के ऐसा पूछने पर प्रिया ने डर के मारे कांपते हुए होठों से कहा, संजना। मगर संजना तो। राजीव बोल ही रहा था कि प्रिया उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, उसकी रूह हमारे घर में अब भी अपना डेरा जमाए हुए है। वो नहीं चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में रहूं। सड़क को भयानक अंधेरे ने जकड़ रखा था। दूर दूर तक वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इंसान तो क्या जानवर भी नहीं। तभी दूर सड़क पर एक कार आती हुई दिखी। कार काफी तेज गति से चली आ रही थी, जैसे कि कार में बैठे लोगों को कहीं पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी हो। ध्यान से देखने पर पता चला कि कार की अगली सीट पर दो व्यक्ति बैठे हुए बातें कर रहे थे। ये दोनों व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजीव और विनय थे। विनय के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो राजीव का दोस्त था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अब भी वो वहीं रहते होंगे? राजीव ने विनय की ओर देखते हुए कहा। तभी विनय कहता है कि हाँ शायद। दरअसल मैं उनके पास लगभग 3 साल पहले आया था, तुम्हारी ही तरह एक शख्स को लेकर। विनय के ऐसा कहने पर राजीव ने उससे दोबारा पूछा कि क्या हुआ था उस शख्स के साथ और क्या उसकी समस्या हल हुई थी। तभी विनय कहता है कि हाँ, 1 सप्ताह में ही ठीक हो गई थी। तभी सड़क पर चलते चलते वो कार एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई। वो रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर जाता था, बिल्कुल पथरीला और गड्ढों से भरा हुआ। इस वजह से कार की स्पीड काफी कम हो गई थी। कुछ दूर उसी पथरीले रास्ते पर आगे चलने के बाद वो रास्ता संकरा होता होता इतना संकरा हो गया कि उस पर कार तो क्या, एक आदमी भी मुश्किल से चल पाए। राजीव ने कार रोक दी और विनय की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। यहां से हमें आगे पैदल ही चलना होगा, विनय ने राजीव की ओर देखते हुए कहा। इसके बाद वे दोनों कार से नीचे उतरकर अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर उस संकरे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के किनारे कटीली झाड़ियां उगी थीं, जो उन दोनों के कपड़ों से बार बार उलझ जाती थीं, और जंगल से बड़ी ही अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को एक बड़ा सा मैदान दिखाई दिया। उस मैदान के बीचों बीच आग जल रही थी और उस आग के पास बैठा एक अधेड़ उम्र का इंसान उस आग में बार बार कुछ डाल रहा था। 45 की उम्र में भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट और मजबूत लग रहा था। वही है वो। विनय राजीव से ये कहते हुए उसी तरफ तेजी से चल दिया। राजीव भी उसके पीछे हो लिया। कुछ कदम चलने के बाद वो दोनों उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने खड़े थे। वो कोई मंत्र बुदबुदाते हुए आग में लाल रंग का कुछ खून के जैसा डाल रहा था। देखने में वो लाल रंग का तरल हूबहू खून जैसा लग रहा था। उसके पास बगल में एक मानव खोपड़ी का कंकाल रखा हुआ था, जिसे सिंदूर से तिलक किया गया था। कुछ देर बाद जब उसका क्रियाकलाप खत्म हो गया तो उसने उन दोनों को बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरते हुए देखा। तभी विनय हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए बोला, महाराज जी, मेरा दोस्त बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया है। ये और इसका परिवार बहुत कष्टों में है, कृपया इसकी समस्या का कोई हल निकालें। विनय ने विनती करते हुए कहा, इसके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। मेरे स्थान पर आया हुआ कोई भी फरियादी कभी खाली हाथ नहीं गया, ये भी नहीं जाएगा। मैं देख पा रहा हूं कि इसके कष्टों की वजह इसकी मरी हुई औरत है। क्या ये सच है? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने विनय की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। जी बिल्कुल, 100% सही बात है, विनय ने उस बाबा से कहा। फिर किसी बाबा की तरह दिखने वाला वो अधेड़ उम्र का आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे उस जगह पर चलना होगा। इसके बाद वे दोनों उस तांत्रिक बाबा को साथ लेकर कार की तरफ चल दिए। आधी रात गुजर चुकी थी। राजीव के घर के बीचों बीच आंगन में वो तांत्रिक पालथी मारे बैठा हुआ, आंखें बंद किए हुए कोई विशेष मंत्र पढ़ रहा था। उसके ठीक सामने फर्श पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनी थी, जो उसी ने बनाई थी। उसी के पीछे राजीव और विनय भी बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। आसमान बादलों से घिर गया था। बीच बीच में उन काले बादलों को चीरती हुई बिजली भी गरज रही थी। धीरे धीरे उन काले बादलों से छूटती हुई बूंदें जमीन की तरफ बढ़ने लगी थीं। तांत्रिक बड़ी ही तल्लीनता के साथ आंखें बंद किए मंत्र पढ़ते जा रहा था। तभी उन सबको वहां पर एक जोर का ठहाका सुनाई दिया। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कोई स्त्री हंस रही हो। सभी हैरानी से चारों ओर देखने लगे, किंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी राजीव की नजर आंगन की छत पर गई तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसकी पहली पत्नी संजना, जो कि मर चुकी थी, अब वो उसे छत पर किसी मकड़ी की तरह चल रही थी। अधजला सा चेहरा, भयानक सी सफेद आंखें उसे ही घूरे जा रही थीं। मुझे भगाना चाहते हो मेरे घर से, इसीलिए इस तांत्रिक को लेकर आए हो,
ये भगा पाएगा मुझे यहां से? अब देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए वो छत से तांत्रिक के ऊपर कूद पड़ी। उसने एक झटके से तांत्रिक के गले में अपने बड़े बड़े नाखून घुसा दिए। राजीव और विनय तांत्रिक से दूर भाग खड़े हुए। तांत्रिक बिना रुके लगातार मंत्रोच्चारण करता जा रहा था। उसके गले से खून की पिचकारी निकल रही थी। कुछ देर बाद उस तांत्रिक बाबा के मंत्र अपना जोर दिखाने लगे और संजना की शक्ति क्षीण होने लगी। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर भाप बनकर हवा में उड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।